ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपन। करंट देखा था कि हम ये फॉर्मूला हम डिराइव कर देख चुके थे, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमने फॉर्मूला देख लिया था। अब इसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं तो ये क्या था, I क्या था, है ना, I था किसी वायर में से, है ना, ये वायर है ना, इसमें से बहने वाला करंट, है ना, इस वायर में से कितना करंट जा रहा है वो, ठीक। और डेल्टा क्यू क्या था, डेल्टा क्यू क्या था, इसी वायर के किसी एक क्रॉस सेक्शन से ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला है ना, ए बोलेंगे इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में, है ना, डेल्टा क्यू चार्ज जा रहा था, वो था, ठीक। तो हमने यहाँ पे आई स्क्वायर क्या बताया था, हमने करंट बताया था, है ना, और डेल्टा क्यू क्या था, चार्ज, है ना, और डेल्टा क्यू क्या था, टाइम इंटरवल था, ठीक, टाइम इंटरवल, है ना। कौन सा टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया था, ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम में, क्लियर। तो ठीक, अब ठीक, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। कब फ्लो होगा, जब उस वायर में, है ना, जब उस वायर पर क्या लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, मतलब बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो फ्लो होगा। तो बैटरी एक्चुअली करता क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ जनरेट कर देता है, इजीली पाथ जनरेट कर देता है, हाई टू लो, वाटर का एग्जांपल बताया था आप लोगों को। तो वैसे ही यहाँ पे वापस देखेंगे, ठीक। देखो, अब इस टॉपिक के पढ़ने के बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक, ध्यान से देखना है इसको। ओम्स लॉ क्या है ना। ओम्स लॉ भाई साहब क्या बताए थे, देखो बताता हूं। ओम्स लॉ बताए थे कि कोई वायर है, मान लो ये वायर मिल लेते, ठीक, ये वाला, इस वायर का रेजिस्टेंस मान लेते कितना है, ये आर है। रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक। अभी समझ लो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज होना है। कहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, पंखा रेजिस्टेंस है, एसी रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है सब रेजिस्टेंस है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना है उसी रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। तो ये जो ओम्स जो भाई साहब थे ना, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था डी, आई और आर के बीच में संबंध बता दिया था। भाई साहब हमको पता होना चाहिए ना, हमने आई क्या पढ़ लिया, आई पढ़ लिया कि आई बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, कितने चार्ज बह रहे हैं अपन कितने टाइम में बह रहे हैं, वो हमारा करंट दे देगा। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप बता सकते हो कि डेल्टा क्यू का डी से कुछ लेना देना होगा, 100% लेना देना होगा। अरे भाई साहब, ये जो डेल्टा क्यू कौन फ्लो करवा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस ना। मान लो ये जो डी है ना, कितना है, 10 वोल्ट है, कितना है, 10 वोल्ट। तो ये जीरो और क्या कर रहा था, जीरो और मतलब निगेटिव वाले को 0 वोल्ट लेते हैं और पॉजिटिव वाले को 10 वोल्ट। इसका मतलब ये होता है बैटरी का, ठीक। तो क्या कर रहा था बैटरी, कर क्या रहा था एक्चुअली, ये जो इसमें से इलेक्ट्रॉन है ना इस वायर के। अच्छा, एक और बात बताऊं, जिस वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इधर से इधर, निगेटिव से पॉजिटिव साइड, ये इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होता है, बैटरी का नहीं होता वो। अच्छी बात समझना है, ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बैटरी का नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर का ही होता है, जो वायर में फ्लो होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी में आता है फिर बैटरी इस वायर में जाता है, ये बात अलग है। लेकिन ये मत सोच लेना, इसका मतलब ये नहीं कि जो करंट है कौन फ्लो करवा रहा है, कौन फ्लो करवा रहा है, बैटरी। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का यूज करके उसको एनर्जी दे देता है, वो एनर्जी इधर फ्लो करता है, ठीक है। उसको देखेंगे डिटेल में। अभी देखो, अब समझो यहाँ पे ये भाई साहब थे ना ओम्स लॉ, उन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने ये बताया, ठीक, उन्होंने ये बताया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across a resistance is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the resistance। ठीक, ये है ओम्स लॉ। देखो क्या मैं बताऊंगा, क्या लिखा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक, क्यों नहीं होना चाहिए बताऊंगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं बैटरी का वोल्टेज। किसको बोलते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है ना। देखो वोल्टेज ध्यान रखना, वोल्टेज क्या होता है, आपको हर जगह लिखने को कहीं वोल्टेज लिखा हुआ मिलेगा। वोल्टेज को क्या बोलते हैं पता है, ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। इसको सिंपल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीडी से भी लिखते हैं, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाथ सेम है ना, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूं बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो आपको समझना है कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस और प्लस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माइनस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो क्या यहाँ पे बोला है ओम भाई साहब ने, ओम साहब ने ये बोला है कि किसी रेजिस्टेंस पे, है ना, ये रेजिस्टेंस है, इस देखो इस रेजिस्टेंस पे कितना हमने पोटेंशियल लगा दिया है, V। तो ये जो V है ना, इस R पर लगने वाला V, इसमें से बहने वाले करंट कितना बह रहा है, करंट I, उस I के प्रोपोर्शनल में होता है ना। क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना, अक्रॉस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से उस रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट, ध्यान रखना, इस रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये हमारा करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या होता है, I के प्रोपोर्शनल में होता है, ये हमारे ओम साहब ने कहा था। ठीक ठीक, अब इसको देखते हैं इसके आगे क्या आता है। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये बताया कि अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको हम बोलते हैं R, है ना, क्या बोलते हैं उसको हम R बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल टू IR। ठीक, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक, क्या हो जाएगा ये ओम्स लॉ, यही है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, V इक्वल टू IR। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। फिर R क्या है यहाँ पे पता है, R ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। जो रजिस्टर है ना, यहाँ पे जो हमने यूज किया। अब रजिस्टर बोलोगे, रजिस्टर क्या होता है, कभी मैंने शुरुआत में बताया था, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है जो हमारे घर में अप्लायंसेस है वो सब रेजिस्टेंस ही तो है, जहां पे एनर्जी का यूज होता है, जहां पे ज्यादा एनर्जी यूज होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे एसी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बल्ब कम, एलईडी बल्ब होता है उसका कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम एनर्जी यूज करता है। पंखा कम एनर्जी यूज करता है, कम रेजिस्टेंस होता है ना। तो बेसिकली आर क्या है, रेजिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि किसका रेजिस्टेंस हमने लिया है। ओके, तो देखो, तो V इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, V इक्वल टू आ गया IR। ठीक, V इक्वल टू IR आ गया। अब यहां से अगर हम देखें तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, है ना। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना। मतलब देखो यहाँ पे V इक्वल टू हमने कितना वोल्टेज का बैटरी लिया, 10 वोल्ट का। ये रेजिस्टेंस हमको नहीं पता था क्या था, तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लिया है उसका रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर करंट डिपेंड करेगा। मान लो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगा दिया तो करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। देखेंगे इसको अच्छे से। ठीक, देखो सबसे पहले आर का यूनिट देख लेते हैं। ठीक, देखो यूनिट ऑफ आर, है ना, यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा, देखो V क्या है यहाँ पे, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं ना। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट अपॉन I क्या है, करंट। करंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर में, है ना। तो R का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। बट वो वोल्ट पर एम्पियर यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है ना, मैं लिखता हूं देखो, SI यूनिट ऑफ R इक्वल टू क्या होता है, ओम होता है। हाँ भाई, सीधी सी बात है। किन्होंने सर्च किया था इसके रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में, किसने बताया था,
ओम से आपने बताया था, इसलिए हम ओम के उनकी याद में, उनके नाम के याद में उनको कभी भूल न जाए, इसीलिए उनके नाम में रखा गया। बेसिकली यही तो है उनके नाम रखने का मतलब, है ना। क्या होता है ओम। ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे उल्टा लोटा, लोटा जानते हो ना, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, लोटा को उल्टा रख दो वो क्या हो जाएगा, ओम का सिंबल हो जाएगा, ठीक, वो आपका ओम होगा, है ना। यही इसका यूनिट है, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा उसका यूनिट है, समझ में आया। ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो V इक्वल टू आई आर। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कोई ये, है ना। अब नहीं, एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, चलो ठीक है, देखें क्या हो गया। अब इसके बाद इसमें देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई आर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने भाई साहब ने, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। मतलब जब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल जब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तो हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बताया, आर हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस का, है ना। ये तो अच्छी बात है ना, अगर आपको आई पता हो, V पता तो हमारी इजीली पता कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया पता है, देखो, है ना, V वर्सेस I के बीच में ग्राफ बनाया, V वर्सेस I, है ना, प्लॉट, है ना, ग्राफ। V वर्सेस I का ग्राफ देखो क्या था, ठीक, मैं बताता हूं देखो कैसे करना है V वर्सेस I का ग्राफ, ठीक। क्या करना है V वर्सेस I के ग्राफ में, एक रेजिस्टेंस लो, हमको उसका रेजिस्टेंस नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना एक अमीटर जोड़ दो, अमीटर जोड़ दो, ठीक। अमीटर क्या होता है, एक ऐसा मशीन जो रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट का मेजर करता है, समझे नहीं समझे। एक ऐसा मशीन जो इस रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट का मेजरमेंट करता है, किसका, करंट का, आई का मेजरमेंट करता है, किसका मेजरमेंट करता है, आई का। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अमीटर। ए बोले तो एम्पियर, है ना, एम्पियर से रिलेटेड हमारा अमीटर हो जाएगा, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। यह हमारा एक बैटरी ले लो, ठीक, एक बैटरी हमने यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं, बैटरी ले लिया हमने। ये बैटरी कौन सा होना चाहिए, चलित बैटरी होना चाहिए, मतलब वेरिएबल बैटरी, एक ऐसा बैटरी जिसका हम वोल्टेज चेंज कर सके, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, कुछ भी हम इसका वोल्टेज चेंज कर सके, ठीक। अब आप बताओ, जब वोल्टेज चेंज करेंगे, ये है बैटरी का वोल्टेज, है ना, वेरिएबल बैटरी। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल बैटरी, एक ऐसा बैटरी जिसमें से हम बहने वाले, जिसका हम वोल्टेज क्या कर सके, चेंज कर सके। आपके लैब में इजीली मिल जाता है, फिजिक्स लैब में जाओ बोलते हैं, एलिमिनेटर नाम का एक बॉक्स जैसा दिखता है, इतना सा, है ना, इतना सा दिखता है ना, एलिमिनेटर लिखा रहता है, उसमें देखना 0 से 12 तक उसमें नोटेशन रहती है, 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसा सब लिखा रहता है ना। तो वो एक वेरिएबल बैटरी उसको बोल सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक बैटरी जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो बैटरी जैसा काम करता है, डीसी बैटरी जैसा काम करता है, ठीक। तो वो एलिमिनेटर यहाँ पर रख लेना है, ओके। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस ले लो, जिसका हमको रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक। अब उसको कैसे पता करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक, तो हम देखेंगे कैसे पता करेंगे, ओके। एक वोल्टामीटर नाम की चीज आती है, उसको क्या करना है, चीज मतलब एक ऐसा मशीन जो क्या करता है, रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट का मेजरमेंट करता है, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। क्या करता है, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, ठीक। तो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस का, ध्यान रखना, ये बताऊंगा डिटेल में, ऐसा क्यों जोड़ा जाता है, इसको सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, सीरीज पैरेलल जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, ठीक। तो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्टेज को किस में मेजरमेंट कर दो, सॉरी वोल्टेज को किस में जोड़ दो, रेजिस्टेंस के साथ, पैरेलल में, और एमीटर को किस में जोड़ दो, सीरीज में, देखो इसके साथ में जोड़ा है, और यहाँ पे पैरेलल में ऊपर नीचे जोड़ दिया, पैरेलल में आ जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करो, देखो ये पूरा अच्छे से हो गया, ठीक, नोट कर लेना इसको। देखो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे क्या होगा। प्लॉट हमको बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक। ग्राफ में देखो कैसे बनाना है अपन को, एक ये वाला ग्राफ ले लो, है ना, ये वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको ले लो, एक्स एक्सिस को, है ना, ये सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज को ले लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे किसको ले लो, करंट को। इसमें इसको किस में रखो, एम्पियर में रखो, इसको किस में रखना है, वोल्ट में रखना है, ठीक, ओके। इसमें कुछ न कुछ मार्किंग कर दो,
ये 1 एम्पियर ले लो, ये 2 एम्पियर ले लो, ये 3 एम्पियर ले लो, ये 4, ये 5 है ना, ये 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, इतना ले लो वोल्टेज में। ठीक, ये वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है ना, करंट थ्रू आर है ना, और भी क्या है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर, आर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज अप्लाई किया है वो है। अब देखो ये हमारा बैटरी कैसा है, चलित बैटरी है, चलित बोले तो चलित मतलब जिसका बैटरी जिसका वोल्टेज हम चेंज कर सके, वेरिएबल। ठीक, कोई बात नहीं। मान लो कि अगर, हाँ तो कौन सा आपने क्या बताया कि ये प्रैक्टिकल करते समय देखो यहां पे कोई ना कोई एक टेबल बना लो, है ना, ये एक टेबल बना लो। ठीक, ठीक है ना, टेबल बनाओ, यहां पे ले लो, क्या लेना है, यहाँ पे भी ले लो और यहाँ पे आई ले लो, है ना। क्या बताया उन्होंने ओम साहब ने कि मान लो 2 वोल्टेज हमने रखा, कितना 2 वोल्ट रखा, तो मान लो करंट कितना बह गया 0.5 एम्पियर, ये एम्पियर में है और ये किसमें है, वोल्ट में है। तो मान लो 2 वोल्ट रखने पे कितना करंट बहेगा 0.5 एम्पियर। मान लो 4 वोल्टेज रखने पे कितना बहेगा करंट 1 एम्पियर। 6 वोल्ट रखने पे कितना बहेगा 1.5 एम्पियर। 8 वोल्ट रखने पे कितना बहेगा करंट 2 एम्पियर। 12 वोल्ट रखने पे कितना बहेगा 3 एम्पियर बहेगा करंट। ठीक, इतना करंट बहेगा। ओके, बहुत बढ़िया, ये टेबल बन गया हमारा। ये कैसे किया हमने, देखो यहां पे वोल्टेज चेंज करो, जो भी है ना इसको पहले 2 वोल्ट पे सेट करो, एलिमिनेटर आता है ऐसे घुमाने वाला, टक 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 ऐसे घुमाकर चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो पहले टक कितने पे गया 2 वोल्ट पे गया। ठीक, 2 वोल्ट पे गया, 2 वोल्ट पे गया तो ये भी 2 वोल्ट मेजरमेंट करेगा वोल्टामीटर। अब देखो तो इसमें मीटर में से बहने वाला करंट ये क्या करना है, ये क्या मेजरमेंट करेगा, देखो यहाँ पे जो मीटर में क्या मेजरमेंट करेगा आई, ये वोल्टामीटर क्या मेजरमेंट करेगा वोल्टेज, है ना, वोल्टेज किसका वोल्टेज, बैटरी का नहीं, आर में से बहने वाला वोल्ट, आर में लगाने वाला वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। ठीक, ओके, तो भी देखो यहाँ पे भी हमने चेंज किया तो भी चेंज होगा। मान लो हमने यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया तो करंट कितना मेजरमेंट होगा वो चेंज देख लो। 2 वोल्ट लगाने पे कितना करंट आ गया 0.5 एम्पियर। फिर वोल्टेज चेंज करो, 4 वोल्ट हमने कर दिया, फिर करंट मेजरमेंट करो, मान लो कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। ऐसे अलग अलग वोल्टेज लो और उसका करंट मेजरमेंट करो। मान लो हमारे पास ये डेटा आ गया, कितना 2 4 6 8 12 ऐसे ले लिया हमने, तो ये डेटा आया। ओके, बहुत बढ़िया। आपको ग्राफ बनाना आता है, नहीं आता है तो सीख लेना, कैसे सिखाता हूं देखो कैसे बनाना होता है ग्राफ। देखो वर्टिकल एक्सिस पे कौन है वोल्टेज, वोल्टेज का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट पे करंट कितना है आधा एम्पियर, तो 2 वोल्ट को आगे बढ़ाओ और आधे एम्पियर को आगे बढ़ाओ, जहां पे कट करे वहां पे पॉइंट बना दो, बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। ओके, 4 वोल्ट देखो कहां पे 4 वोल्ट इधर है, करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को आगे बढ़ाओ, ये पॉइंट मिल गया हमको, समझ में। फिर देखो वोल्टेज कितना है 6 पे कितना करंट आ रहा है 1.5, 6 वोल्ट को आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 इधर कहीं होगा, 1 और 2 के बीच में, है ना, ध्यान आ रहा है दोस्तों। देखो 2 वोल्ट पे कितना करंट आया था 0.5 पे, 0.5 ले लो, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5, समझ में आ रहा है ना, ये तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, 6 पे डेढ़ आ गया। 8 वोल्टेज पे कितना करंट है देखो 2 एम्पियर है, 8 पे कितना है 2, तो 8 वाले को आगे बढ़ाओ और यहाँ पे 2 वाले को आगे बढ़ाओ, है ना, 2 वाले को आगे बढ़ाओ, है ना, ये हमको पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही देखो 12 वाले को आगे बढ़ाओ, 12 पे कितना करंट है 3 एम्पियर, 3 वाले को आगे बढ़ाओ। ठीक, ऐसे बढ़ाओ, थोड़ी चलकर ऐसे बढ़ाना है। ठीक, ऐसे बढ़ाओ। ठीक, अगर इसको अच्छे से देखें तो ऐसे कहीं आएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, ऐसे इसमें से पास होते हुए एक लाइन बना देना है। आप देखोगे कि जो सभी पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, या ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यही पे आएगा, अगर ध्यान से पढ़ाए ना तो इसको ये वाला पॉइंट यही पे आएगा। ठीक, यहां पे आएगा। ठीक, तो आप ये देखोगे, ठीक, आप ये देखोगे कि अगर सभी लाइन में से पास होने से अगर हम एक लाइन खींचे ना, इसमें से लाइन पास कराए तो लाइन कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वाह, ये था हमारा उनका एक्सपेरिमेंट होगा, समझ में, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन ये निकला कि इफ वी ड्रॉ ग्राफ V वर्सेस I
for a resistor at constant temperature, then it will be a straight line. कैसा हो जाएगा ये? स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन बना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ध्यान रखना एक चीज और, ये जो ग्राफ बनाया ना हमने, किसको लिया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका बना होता है? रेजिस्टेंस किसका बना होता है? रेजिस्टेंस किस भी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। तो रेजिस्टेंस मेनली मेटल वोटल का लिया जाता है, जैसे मिक्स मेटल का हो सकता है, जैसे निक्रोम हो गया, कॉपर पर कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, या तो एक और प्लीज ध्यान रखना, जो ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ सिर्फ ये जो ग्राफ आया है ना, दिस ग्राफ इज ओनली वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ। मतलब जैसे ऐसा ग्राफ आया ना, V वर्सेस I का ग्राफ अगर स्ट्रेट आ रहा है ना, V वर्सेस I का ना, V वर्सेस I का ग्राफ अगर स्ट्रेट आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए ही होगा। क्लियर? क्या? V वर्सेस I का ग्राफ। ध्यान रखना, ये ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए ही है। मेटल कंडक्टर्स जो होते हैं ना, उनके लिए ही एप्लीकेबल है। तो ठीक, V वर्सेस I ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट। ठीक, ओके। एंड हम ऐसा लिख सकते हैं, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर मेटालिक रेजिस्टेंस। ठीक, वैलिड मतलब यहाँ पे क्या? वैलिड मतलब देखो, उसका मतलब गलत मत नहीं कहना कि दूसरे जगह वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या, जो स्ट्रेट लाइन आया है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए ही होगा। अब देखो ओम्स लॉ, यहाँ पे हम ये वाला नियम, वहां पे हम जैसे सेमी में क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वहां पे हम नहीं लगा सकते, उनका एक ग्राफ स्ट्रेट नहीं आता है ना। नॉन कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। तो किसके लिए वैलिड है ज्यादा? किसके लिए सिर्फ मतलब ये एप्लीकेबल है ये वाला ओम्स लॉ? इट इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स, है ना। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ कंडक्टर। मेटालिक रेजिस्टेंस, यहाँ इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स हो गए, उनके लिए ही ये, उसके लिए ही क्या है, अच्छे से वैलिड होता है। और ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। एक और चीज, तो आप बोलोगे सर इसका क्या खेल है इसका, है ना, आप कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बार बार ले रहे हो? क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर का फंडा यहाँ पे, बताओ हमको। ओके, तो आपको इसके बारे में समझाता हूँ। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि जब हम करंट चेंज, देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर जब चेंज करते हैं ना, तो क्या होता है पता है? आप मैं पढ़ाऊंगा, हाई स्टडी पढ़ने को मिलेगा 12th में, कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस वायर का बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया? सुनो, जब टेम्परेचर किसी वायर का चेंज करते हैं ना, चाहे किसी भी रेजिस्टेंस का चेंज करते हैं ना, मतलब बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर्स के लिए, ध्यान रखना, कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है। ओके, ठीक, अब ये हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो, तब बोलोगे सर इस ग्राफ से क्या लेना देना, हमको क्या फायदा हुआ ग्राफ से? फायदा है ना, फायदा है। देखो कैसे फायदा है बताता हूं आपको। ये पॉइंट क्या मिला था हमारे पास, देखो कितना था ये, एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू था ये 3, वाई एक्सिस पे कितना था 12, ठीक ना, कितना था ये 12। यहां पे चेक करो, ये कितना था, एक्स एक्सिस पे कितना था 2, वाई एक्सिस पे कितना था 8, ठीक। ये चेक करो, ये वाला कोई भी ले लो, ये वाला कितना है, देखो एक्स एक्सिस पे कितना था, ये वाला ये 1 कितना था, और वाई एक्सिस पे कितना है 4। ओके, ये सब हमको पॉइंट मिल गए। अब देखो, तो इससे क्या फायदा बताता हूं। देखो, हम किसी भी V वर्सेस I के ग्राफ से ना, हम अगर हमको V वर्सेस I के ग्राफ दिया है ना किसी वायर का, तो हम उससे रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो। कैसे पता करेंगे? देखो ऐसे पता कर सकते हैं अपन। देखो क्या होता है बताता हूं। देखो, द स्लोप ऑफ V वर्सेस I gives
रेजिस्टेंस, है ना, V वर्सेस I का जो स्लोप होता है क्या आपको देता है, रेजिस्टेंस देता है। कैसे देखो, स्लोप कैसे निकालते बताता हूं आपको। स्लोप देखो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कौन सा पॉइंट लेना है, चलो पॉइंट का नाम दे देता हूं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं अपन। पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। मैं पॉइंट ए और बी ले लेता हूं, तो काम करो ए और सी ले लेता हूं। ठीक, ए पॉइंट कितना है देखो 3 और 12, सी कितना है देखो 1 और 4। यहां पे देखो पहले वाले को एक्स बोलते हैं, है ना, नहीं ये क्या है, पहला वाला क्या है, करंट है ना, इसको हम I1 ले लेते हैं। I1 कितना है 3 एम्पियर, है ना। V1 कितना है, V1 कितना है 12, है ना। यहां पे देखो I2 कितना हो जाएगा, ये वाला I2 1 एम्पियर, है ना। ये हो जाएगा V2 कितना है यहाँ पे 4 वोल्ट, है ना। ओके, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऐसा दिया जाता है, स्लोप इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, मतलब ये x2 है ना, x एक्सिस पर था इसलिए हमने x2 लिया है। क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, वो V2 माइनस V1 है, क्या लेंगे V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ये फॉर्मूला होगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ऐसा मत कर देना V2 माइनस V1 I1 माइनस I2, फिर रॉन्ग आएगा। ठीक, देखो V2 कितना है देखो यहाँ पे 4, V1 कितना है 12 अपॉन I2 कितना है 1, I1 कितना है 3, कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 कितना आएगा -8, कितना जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 4, क्या आ जाएगा ये 4 ओम, कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा। चल रहा है कैसे निकालना है, आप ये भी देखो कोई भी 2 पॉइंट लेके निकाल सकते हो। जैसे बी और सी का देखो, अगर हम बी और सी लेते हैं तो बी पॉइंट कितना है देखो 2 और 8 और सी कितना है 1 और 4, तो यहाँ पे आर इक्वल कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 कितना है 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 अपॉन I माइनस 1, I1 मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, देखो 4 माइनस 8 कितना आएगा -4, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 ओम। ठीक, तो आप कोई भी 2 पॉइंट लेके, अब देखो स्ट्रेट लाइन आ गया ना, तो कोई भी 2 पॉइंट लेके अगर आप स्लोप निकालते हो ना, देखो आप ये पॉइंट ले लो चाहे ओरिजिन ले लो तो भी उतना ही आएगा। जैसे 12 माइनस 0 कितना आएगा 12, 3 माइनस 0 3, तो 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 4 आएगा। मतलब कहीं भी स्लोप निकालो रेजिस्टेंस ही आना है। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या लिखा था, स्लोप ऑफ V वर्सेस I गिव्स रेजिस्टेंस, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। एक और चीज आप पूछ सकते हो सर आपने इसको V2 क्यों लिया, है ना, इसको V2 क्यों, इसको V1, आप इसको भी V2 ले सकते हो और इसको V1 ले लो, है ना। आप इसको V2 ले लो तो इसको V1 लो, इसको I2 लो, इसको I1 लो, तो भी आंसर वही आएगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी को भी V1, जैसे इसको V2 V1 ले लो और इसको V1 इसको V2 I1 ले लो और इसको V1 I1 ले लो, तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। मतलब इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, तो भी आंसर वही आने वाला है। ठीक, इसका ध्यान रखना है, कोई चीज अपन को रटना नहीं है, ऐसा इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हो कि कोई दिक्कत कहाँ पे, नहीं चीज समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया, ठीक ना, ये है। अब देखो एक चीज आता है इसमें कि ओम्स लॉ, ठीक देखो ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, क्या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ यही है कि इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे लागू होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए एप्लीकेबल है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। जैसे सेमी कंडक्टर हो, वी कांट अप्लाई, है ना, क्या लिख सकते हैं Ohm's law is not applicable for semiconductors, diode,
आयोडेशन डिक्रीज सब आ जाता है, ठीक है ना, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, है ना, इसको क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर से अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो टेम्परेचर में क्या खेला जाता है, देखो बताता हूं। अगर मान लो ये ग्राफ हमारे पास है, किसका, V वर्सेस I का ग्राफ है, ठीक। ये देखो हमारे पास दो ग्राफ मिल जाता है, मान लो ये A है और ये एक ही रेजिस्टेंस का ग्राफ है, पता है एक ही रेजिस्टेंस का ग्राफ है, यहाँ पे कोई एक ही रेजिस्टेंस है, लेकिन मान लो T1 टेम्परेचर पे निकाला हुआ है और ये T2, मान लो एक ही रेजिस्टेंस है R, ये वाला है ना, ये वाला रेजिस्टेंस है, हमने ये प्रैक्टिकल बनाया है, ठीक, ऐसा हमने किया था R। तो क्या हुआ कि मान लो T1 टेम्परेचर पे हमने प्रैक्टिकली किया और वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी प्रैक्टिकल को हमने दूसरी बार डिवाइड कर दिया ये T2 टेम्परेचर पे, है ना, ये बैटरी ये T2 टेम्परेचर पे, मतलब ये मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने प्रैक्टिकल किया और ये मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रैक्टिकल किया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो बताता हूँ कैसे स्लोप कैसे निकालोगे। मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, ये मान लो 2 4 6 8 10, तो इसका स्लोप निकाल लो दोनों का, पता चल जाएगा। देखो कैसे निकालना है स्लोप, 2 को आगे बढ़ाओ, देखो 2 और 2 एम्पियर है ना, क्या है ये क्या है, करंट है, क्या है ये एम्पियर, और ये क्या है वोल्टेज, ठीक, तो वोल्टेज है और ये एम्पियर है। 2 एम्पियर कितने वोल्टेज पे मिल रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसके लिए, इस ग्राफ के लिए 2 एम्पियर का करंट कितने में मिल गया था, 2 वोल्टेज पे, लेकिन इसके लिए देखो कितना वोल्टेज लगाना पड़ा है, देखो 7, 6 और 7 के 6 और 8 के बीच में 7 ही आएगा, तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो एक्स वाले कितना है 2, वाई वाले कितना आ गया, वाई एक्सिस वाला मतलब वोल्टेज कितना आ गया 7, इसका देखो कितना पॉइंट आएगा, 2 एम्पियर तो करंट वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज देखो कितना है 2, यहाँ पे कितना ले लेंगे 0 पे, ओरिजिन पे कितना ले लेंगे 0 0। अब देखो इसका स्लोप कितना आएगा, इसको मान लेते हैं कितना आ रहा है R1 आ रहा है और ये कितना आ रहा है R2 आ रहा है ना, तो R1 निकालो, तो R1 क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस 0 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1, है ना। ये पॉइंट लेते हैं A और एक लेते हैं B और ये हो जाएगा ओरिजिन। तो इस पॉइंट में जो निकाला ना A यहाँ पे कितना है 2 2 और ओरिजिन कितना है 0 0, है ना। तो यहाँ पे देखो V2 मैंने कितना लिया है 2 और V1 कितना लिया है 0, I1 कितना लिया है 2, I2 कितना लिया है 0। देखो कितने टेम्परेचर पे था, T1 टेम्परेचर पे था, लेकिन अगर हमको R2 निकालना हो देखो तो R2 कितना आ जाएगा, R2 का देखो B कितना, B पॉइंट कितना है यहाँ पे 2 7 और ओरिजिन कितना है यहाँ पे 0 0। तो देखो यहाँ पे R2 कैसे निकलेगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, है ना। 7 बटा 2 कितना आ जाएगा 3.5, कितना आएगा 3.5 है। तो आपसे पूछा जाए, देखो ये कितना था, हमने इसको कितना लिया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितना लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या बताया था, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, घटाने पे घटता है। तो आपसे पूछा जाए कौन बड़ा होगा T1 T2 में से, तो आपको बता, आपको सीधा सीधा बता देना है T2 इज ग्रेटर देन T1। देखो है कि नहीं, क्योंकि T2 टेम्परेचर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3.5 बढ़ रहा है ना, T1 टेम्परेचर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो ध्यान रखना, जो ग्राफ जो स्लोप रेजिस्टेंस के वोल्टेज के पास होता है, कोई वोल्टेज के पास ही ये वाला, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, जो वोल्टेज से थोड़ा दूर रहता है ये वाला उसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन कंसेप्ट चलो पूछ लेते हैं, ऐसा ग्राफ दे देंगे सिंपल, देखो ऐसा दे देंगे ग्राफ, ऐसा देखो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कैसा, मान लो ऐसा दे रखा है, वाह वेरी गुड, ये है मान लो A और ये B, है ना, ग्राफ A और B, ये TB टेम्परेचर है और ये कितना है TA टेम्परेचर पे, ये V है और ये I है ना, V वर्सेस I का ग्राफ है। तो पूछ ले भाई एक ही रेजिस्टेंस के लिए, है ना, दोनों एक ही रेजिस्टेंस है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या लिखना है आपको TA इज ग्रेटर देन TB, है ना, आपको ऐसा बता रहे हैं। समझना है टेम्परेचर खेल, समझना है टेम्परेचर क्या करता है रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है।
अब देखो रेजिस्टेंस, देखो इसका सिंपल बताता हूँ, टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है वैसा वैसा क्या हो जाता है आपको बताता हूँ, जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। क्या होता है, आपको मान लो कहीं जाना है, ठीक, ऐसा थोड़ा सा वैसा ही है, आपको मान लो कहीं दूर जाना है, मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, बाइक पे जाना है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट वेव का फेस करना पड़ेगा, है ना, तो आपके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बोलेगा बहुत धूप है यार थोड़ा ठंडा होकर जाएंगे। अगर मान लो कोई छांव है, थोड़ा ठंडी है, तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको हीट वेव नहीं लगेगा। तो टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, आपके लिए फायदा हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही जब इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, तो उसके रेजिस्टेंस बढ़ता है। वो क्यों होता है ना, आपको हायर क्लास में जानने को मिलेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये चीज में आता है। ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर ना। आगे हम देखेंगे आर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक, ये जो आर है ना इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। कोई बात, कोई डाउट हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, है ना। ठीक, थैंक यू और ठीक।